हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूं और जिसका शीर्षक है फंक्शंस एंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड हाउ बिल्स आर पास्ड इन पार्लियामेंट, व्हाट आर द प्रोसीजर्स। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में विशद रूप से जानते हैं कि पार्लियामेंट के, भारतीय संसद के क्या क्या अधिकार हैं, क्या कार्य हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने भारतीय संविधान की विशेषता, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पर कुल 5 वीडियो बना चुका हूं और फंडामेंटल राइट्स पर तो 3 वीडियो बना चुका हूं। आज मैं भारतीय संसद के अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और मैं बताऊंगा कि इंडियन पार्लियामेंट के क्या पावर हैं, क्या फंक्शन हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, तो आर्टिकल 79 तो दोस्तों आर्टिकल 79 यह व्याख्या करता है कि पार्लियामेंट का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, पहला लोकसभा जिसको कि लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरा राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं। या हाउस ऑफ एल्डर भी कहते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Although he is not a part of parliament, but he is the main functionary of parliament, because no bill passed by parliament can become law until assented by the president of India। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम पार्लियामेंट कहते हैं तो अमूमन बोलचाल की भाषा में लोग 2 सदन ही समझते हैं, लेकिन इसका जो माने है वो है President is also part and parcel of parliament, although he is not the member of either of the houses। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में, जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सीधे एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से होता है, और उसी तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ एल्डर्स हैं। इसी तरह से अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और दूसरा सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो लोअर हाउस है, जो जिनके सीधे जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, एमपीज का। और सीनेट जो है वो, चूंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं, राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य को 2-2 सीनेटर भेजने का अधिकार है। तो इस तरह से सीनेट में कुल 100 सदस्य संख्या है, और सीनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य एमपी सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं।
इस तरह से पार्लियामेंट बाय कैमरलिज्म की व्यवस्था करता है, मतलब भारतीय संविधान बाय कैमरलिज्म की व्यवस्था करता है, दो सदन की व्यवस्था करता है, और वह अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ही उसने भारतीय संविधान ने भी द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया। इसकी उत्पत्ति 1919 के एक्ट से शुरुआत होती है और उसके बाद 1935 में इसको और ज़्यादा डेवलप किया गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी पार्लियामेंट में दो सदन की व्यवस्था रखा और इसी तरह से राज्यों में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था है, बाकी एक सदन की व्यवस्था है राज्यों में। तो आइए चलते हैं कि पार्लियामेंट के अधिकार क्या हैं। तो पहला अधिकार है कि नो टैक्सेस कैन बी लेविड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोअर हाउस, माना लोकसभा। इसके अलावा कोई भी एक पैसा भी खर्चा नहीं किया जा सकता है बिना लोकसभा की स्वीकृति के। तो जो आर्थिक मामला है, इन द मैटर ऑफ फिनांस, पार्लियामेंट एंड पर्टिकुलरली लोकसभा इज सुप्रीम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है मंत्रिमंडल को जवाबदेह रखना। तो कोई भी मंत्रिमंडल या कैबिनेट या हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा and they can remain in power as long as they enjoy the majority in Lok Sabha. Once majority gone in Lok Sabha, they will have to resign. इसीलिए लोकसभा को बहुत ही सशक्त बनाया गया है और राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा धन के मामले में, अर्थ के मामले में और सरकार के स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तीसरा पॉइंट, पार्लियामेंट का क्या है, पार्लियामेंट का क्या अधिकार है। तो पार्लियामेंट के सदस्य किसी भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जुडिशरी का हेड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके इम्पीचमेंट में भी, महाभियोग में भी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी भागीदारी है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन ऊंचे पदाधिकारियों को भी बर्खास्त कर सकता है, पदच्युत कर सकता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, और इसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है। जहां तक महाभियोग का सवाल है तो राज्यसभा में या लोकसभा, दोनों में से किसी में भी ओरिजिनेट कर सकता है।
महाभियोग का प्रस्ताव, और महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी प्लस सिंपल मेजॉरिटी of the house of the each house, प्रत्येक हाउस से ये प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। अब दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स को 2/3 मेजॉरिटी एंड प्लस सिंपल मेजॉरिटी का अर्थ समझ में नहीं आता होगा। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए कि राज्यसभा में सदस्य संख्या अधिकतम 250 है, अभी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो है 245, तो 245 जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वर्तमान में, इसका आधा भाग कितना होगा? माने 123 मेंबर होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। हो सकता है कि जिस दिन यह प्रस्ताव पारित हो रहा हो उस दिन राज्यसभा में मात्र 80 सदस्य हो, तो अगर 2/3 मेजॉरिटी होता है तो 80 सदस्य का 2/3 क्या होगा? मतलब 27 दूनी 54, 54 सदस्य संख्या होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ सिंपल मेजॉरिटी भी होना चाहिए, मतलब 123 मेंबर तो होना ही चाहिए। और यहां कितना हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 54, तो यह रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो हाउस का जो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसका सिंपल मेजॉरिटी और साथ साथ 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, मैंने 2/3 मेजॉरिटी मतलब मान लीजिए 245, एक 162 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। और अगर 162 का नहीं होता है तो फिर भी कम से कम 123 जरूर होना चाहिए, माने 123 से ऊपर होना चाहिए। तो ये एक दूसरे से लिंकअप है, तभी कोई भी प्रस्ताव पारित होगा। और इसी तरह से लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी प्लस सिंपल मेजॉरिटी दोनों से जब प्रस्ताव पारित होगा तभी वो इम्पीचमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। जो चौथा इंपॉर्टेंट जो पार्लियामेंट का पावर है या फंक्शन है वो ये है कि पार्लियामेंट में जो डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में प्रश्न किए जाते हैं, तो इस तरह से पार्लियामेंट के सदस्य प्रशासन पर अंकुश रखते हैं, टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रशासन में किसी प्रकार की विसंगति हो गई है, कोई कमी है, तो उसको दूर करने का भी काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। और इस मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अधिकार समान हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, रोजमर्रा के प्रश्न उठाए जाते हैं, क्वेश्चन आवर में बहुत सारे क्वेश्चंस एमपीज के द्वारा उठाए जाते हैं, तो उस स्थिति में देश के बारे में बहुत सारी जानकारी सामने आती है और हमें पता चलता है
कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में प्रोग्रेस हुए हैं, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। तो पार्लियामेंट इज ए रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, और इससे जनता को जागरूक होने का मौका मिलता है। और पार्लियामेंट के जो भी बिजनेस हैं, जो भी प्रोसीजर जो चलाए जाते हैं, उसके माध्यम से अखबार और या जिसको प्रिंट मीडिया कहेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती है और जनता जागरूक होती है और देश के मसलों में या देश की समस्याओं के बारे में वो अपने आप को इनलाइटेंड महसूस करती है। तो इस तरह से पार्लियामेंट का जो चौथा काम है वो है टू इनलाइटन द पीपुल। पीपुल about the problems of country तो इस तरह से दोस्तों जो बेसिक जो कार्य हैं पार्लियामेंट के वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अलग अलग क्या काम है, जो स्पेसिफिक काम है उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी टैक्स, कोई भी एक्सपेंडिचर बिना लोकसभा के स्वीकृति के नहीं की जा सकती है। कोई भी सरकार तब तक वो शासन में रहेगा, पावर में रहेगा, जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। अगर किसी सरकार के खिलाफ अपोजिशन पार्टी ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लगाया और उसमें सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उसे तत्काल इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट, खास करके लोकसभा का अधिकार अनलिमिटेड है, जहाँ तक कि केंद्र सरकार या एग्जीक्यूटिव को नियंत्रण करने का सवाल है। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का क्या काम है? तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि जहाँ पर इम्पीचमेंट का सवाल है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो या और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स का हो, इम्पीचमेंट के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिकार बराबर है और वहां पर 2/3 बहुमत और सिंपल मेजोरिटी से उस इम्पीचमेंट मोशन को पास होना जरूरी है बाय ईच हाउस, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पावर है राज्यसभा का वो ये है कि अगर जैसे आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है, उसको भी अगर राज्यसभा चाहे तो उसे 2/3 बहुमत से उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है और वो कानून 1 साल तक लागू रहेगा। उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 7th शेड्यूल में तीन प्रकार के सब्जेक्ट्स के बारे में व्याख्या है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट,
तो ये 3 प्रकार की लिस्ट हैं। इसके अलावा संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो आइटम या जो सब्जेक्ट इसमें नहीं डाला गया है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, वो उसको बोलते हैं रेसिडुअल। और ये रेसिडुअल, जिसको कि हिंदी में शेष बोलेंगे, रेसिडुअल जो लिस्ट है जो कि इन्यूमरेटेड नहीं है, ये सोलली माने कंप्लीटली केंद्र सरकार के या पार्लियामेंट के जिम्मे में है कि उस पर वो कानून बनाए। तो अमूमन जो 7 शेड्यूल बताता ये है कि चूंकि हमारे यहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है और एक लिखित संविधान है, एक स्ट्रांग जुडिशियरी है, तो फेडरल गवर्नमेंट में इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जैसे यूनियन लिस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पर दोनों ने कानून बनाया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया और पार्लियामेंट ने भी बनाया, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून को सुपरसीड करेगा। तो ये व्यवस्था है। लेकिन इसके अलावा एक्सेप्शनल तौर पर आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर राज्यसभा चाहे, तो वह किसी स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकता है और 2/3 बहुमत से किसी भी कानून को पास कर सकता है और उसकी मियाद जो होगी वह 1 साल के लिए होगी, 1 ईयर। दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू umpteen टाइम्स, अनेकों बार किए जा सकते हैं। और प्रत्येक बार 2/3 बहुमत से पास करना होगा। दूसरा, जब ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है, जिसमें कि ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था। IAS माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर राज्यसभा यह चाहे कि कोई अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज हिंदुस्तान में क्रिएट करना जरूरी है, तो वो 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को, रिजोल्यूशन को पास करके एक नए ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में कुछ वर्षों से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की मांग उठने लगी है और केंद्र सरकार भी इस मामले में बहुत तत्पर है। तो जब भी ऐसा किया जाएगा तो ये आर्टिकल 312 का सहारा लिया जाएगा और इसके लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, तभी वो प्रस्ताव पारित होगा और तभी एक नए ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण हो सकता है। ये पावर लोकसभा को नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो बेसिक कैरेक्टर क्या है। राज्यसभा का बेसिक कैरेक्टर है टू रिप्रेजेंट द स्टेट। और इसीलिए हर एक स्टेट को एक कोटा फिक्स किया गया है। जैसे कि यूपी को 31 सीट दिए गए हैं राज्यसभा में और बिहार को 16 सीट दिए गए हैं। इसी तरह से सारे स्टेट को कोटा फिक्स किया गया है। उसका जो पैमाना है वो ये रहा कि जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और जहाँ तक हो सके उसमें एक रूपता हो। लेकिन जो छोटे छोटे राज्य हैं
जैसे कि सिक्किम है या दिल्ली है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे मणिपुर वगैरह हैं, तो उसको इसमें अपवाद रखा गया है ताकि अगर यही फॉर्मूला लागू किया जाएगा तो फिर तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उन छोटे छोटे स्टेट के लिए कुछ एक्सेप्शन रखे हैं। तो दोस्तों, जो चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, इसीलिए उसे पावर है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का, निर्माण करने का। इसके अलावा अमेंडमेंट्स के मामले में संशोधन, संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है वो है 368। तो संविधान में जब संशोधन होगा तो यह आवश्यक है कि लोकसभा में तो वो 2/3 बहुमत से और सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से और सिंपल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। और इस तरह हम देखते हैं कि संविधान के संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बराबर अधिकार हैं। लेकिन यह भी सिचुएशन हो सकता है कि जहां पर कि किसी बिल को या तो ऑर्डिनरी बिल हो या अमेंडमेंट बिल हो, इसमें लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया है और 6 महीना तक राज्यसभा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, उसको वैसे ही पेंडिंग में रखा या उसको रिजेक्ट कर दिया, या अमेंडमेंट वाले बिल में भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह नियम है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगा और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा का सामूहिक मीटिंग होगा और इसका जो एंड दैट ज्वाइंट सिटिंग विल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी लोकसभा में जो इफेक्टिव सदस्य संख्या है वो है 543, जिसमें से 529 राज्यों से एमपी चुने जाते हैं और 14 सदस्य जो है वो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। संविधान के मुताबिक अधिकतम यूनियन टेरिटरी से 20 चुने जा सकते हैं और स्टेट से 530 चुने जा सकते हैं और इसकी जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 550 होगी। 104 संविधान संशोधन 104 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का जो उपबंध किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो लोकसभा का जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगा वो 550 अधिकतम, और ये 2025 तक इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि 550 अधिकतम है सदस्य संख्या और राज्यसभा का है अधिकतम 250। तो अभी जो राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है, अच्छा, इसमें से 250 में 12 सदस्य माने 238 तो राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे और 12 जो है प्लस 12 वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे, जो आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, साइंस में
अपना नाम कमाए हों, प्रसिद्ध विद्वान हों, जिनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानी समाज के लिए बहुत व्यापक रहा हो, ऐसे जो गण्यमान्य लोग हैं अपने अपने फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के, तो उनको, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, फिल्मी कलाकार रेखा को बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था, तो इस तरह के जो गणमान्य सदस्य हैं तो उनको नॉमिनेट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सदस्य संख्या के बारे में कि 238 माने 250 और कहाँ 550। तो अगर जब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगा तो चूंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ लोकसभा का ज़्यादा है, लगभग दुगुने हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वही बाइंडिंग होगा, वही सर्वमान्य होगा और वही बिल पास होगा। तो यहां पर भी लोकसभा का पलड़ा भारी है। इसी तरह से ऑर्डिनरी बिल में भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अधिकार समान हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा में भी पास कराना होगा, राज्यसभा में भी पास कराना होगा, तभी वो प्रेसिडेंट के आदेश से वो कानून बन पाएगा। लेकिन यहां भी अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी बिल को राज्यसभा के द्वारा लटका के रख दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई या उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और लोकसभा को अगर लगता है कि ये बिल पास होना चाहिए, तो वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी क्या है, 352, 356 और 360 एक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जब एक्सटर्नल एग्रेशन में बाहरी आक्रमण या और इंटरनल रिबेलियन 356 में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी इन ए स्टेट और 360 में फिनेंशियल क्राइसिस। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था संविधान ने किया है। 352 में जब बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह हो तो इसी स्थिति में 352 के तहत में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 356 के तहत में किसी स्टेट में अगर जो प्रशासनिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है तो वहां पर आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसको कि आम भाषा में प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और तीसरा आर्टिकल 360, जिसमें यदि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई हो, वित्तीय संकट से देश गुजर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी 360 का प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किया है। और जब प्रेसिडेंट के द्वारा तीनों में से कोई भी आपातकाल लागू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पारित कराना जरूरी है। और खास करके 352 के मामले में 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा पृथक पृथक इस बहुमत से पास होना, इस रिजोल्यूशन का पास होना जरूरी है। और उसी तरह से 356 के मामले में 2 महीने के अंदर पास होना जरूरी है, अन्यथा लागू नहीं हो पाएगा। मतलब प्रेसिडेंट का जो आपातकालीन उद्घोषणा है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि बहुत से मामले में राज्यसभा को एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। कुछ तो उनके अधिकार एक्सक्लूसिव हैं जो लोकसभा को नहीं है, लेकिन जहां तक धन या मनी बिल का सवाल है, इस मामले में राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार है, मतलब नगण्य अधिकार है। कैसे? अगर कोई मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो पास हो गया है, तो पास होने के बाद में उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन तक उसको रखने का अधिकार है, 14 डेज। इस पीरियड में वो या तो मनी बिल को रिजेक्ट कर देगा या उसमें अमेंड कर देगा, और अमेंड करने के बाद में, संशोधन करने के बाद में पुनः वापस भेजेगा। या तीसरा यह भी परिस्थिति हो सकती है कि जब राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास में पेंडिंग रखे, मोर देन 14 डेज। ऐसी परिस्थिति में लोकसभा क्या करेगा? लोकसभा चाहे तो उसे जो अमेंडमेंट जो किया गया राज्यसभा के द्वारा उसको या तो स्वीकार करे या उसको रिजेक्ट कर दे। अगर राज्यसभा ने 14 दिन से ज़्यादा उस बिना किसी कारण का अपने पास में मनी बिल को रखा है, तो यह माना जाएगा कि बिल हैड बीन पास्ड। जो बजट एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष पेश किए जाते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनी बिल के मामले में राज्यसभा के अधिकार बहुत ही सीमित है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो विधायिका है वो एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों का निर्माण करता है। तो जैसे कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में 3 इम्पॉर्टेंट जो कमेटी है, जो अस्थाई कमेटी है, वो एग्जीक्यूटिव के माने कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जबरदस्त काम करती है। पहला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और तीसरा, तो दोस्तों ये 3 जो कमेटी है महत्वपूर्ण, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहते हैं। खासकर एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य संख्या होती है, जिसमें जो केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, और इनका जो बेसिक काम है वो प्रशासन में किस प्रकार से मितव्ययिता बरती जाए, प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जाएं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किए जाते हैं, उसकी निगरानी और उसको सुपरविजन करने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 22, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा और 7 राज्यसभा। प्रत्येक वर्ष इनका चुनाव होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसी तरह से कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये इस कमेटी का काम है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उनके रखरखाव, उनके निगरानी, उनके सुपरविजन करने का काम
ये कमेटी करती है और इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 22, जिसमें कि 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। तो इस तरह से जो तीनों कमेटी हैं ये स्टैंडिंग कमेटी ये कहलाते हैं। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो हेड होता है वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है और इसका प्रावधान 1967 से किया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी एडहॉक कमिटीज का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए एडहॉक कमिटी का गठन किया जाता है और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद में इसको भंग कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और कमिटी होता है, वो है एडवाइजरी कमिटी। अगर लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का जो चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट किसी भी मामले में सलाह के लिए, एडवाइस देने के लिए एडवाइजरी कमेटी का गठन करता है, जैसे कि सेलेक्ट कमेटी। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई बिल पास होता है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे, तो इसके 3 चरण होते हैं और उसको रीडिंग बोलते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड और थर्ड रीडिंग। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब कोई बिल पेश होता है तो सबसे पहले उस बिल के मसौदा के बारे में विचार विमर्श किया जाता है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद अगर यह निर्णय लिया जाता है कि नहीं इसमें और विचार विमर्श की जरूरत है तो सीधे सेलेक्ट कमेटी को स्पीकर के द्वारा भेज दिया जाता है या राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा भेजा जाता है। वहां पर कुछ मेंबर्स, उस सदन के मेंबर्स इस सेलेक्ट कमेटी के मेंबर होते हैं जो इस पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद में पुनः उसको लोकसभा या राज्यसभा जहां की ये सेलेक्ट कमेटी है वो उसको भेजती है। तो इसे गहन विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। लोकसभा या राज्यसभा अगर चाहे तो वो इंक्वायरी कमेटी भी गठन कर लेती है। अगर किसी मामले में जांच करना है तो लोकसभा या राज्यसभा उस मामले की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी का भी गठन कर सकती है और ऐसी स्थिति में इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद में संबंधित स्पीकर या चेयरमैन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट या एक्शन ATR जिसको बोलते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई यह तय स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि बोफोर्स मामले में लोकसभा के स्पीकर ने इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। हेलो दोस्तों, अब हम आते हैं कि हाउ बिल्स आर पास्ड इन पार्लियामेंट। इसके लिए एक प्रोसेस है और इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल और तीसरा फिनेंशियल बिल्स, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे बिल को ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। अब दोस्तों इस बिल को पास करने का क्या तरीका है, जैसा कि मैंने बताया कि मनी बिल के मामले में लोकसभा सुप्रीम है
और राज्यसभा के पावर बहुत ही नगण्य है, केवल सिर्फ 14 दिन का अधिकार है। तो ऑर्डिनरी बिल के पास करने के तरीके क्या क्या हैं और अन्य बिल भी कैसे पास होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट स्टेज, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि जब भी कोई बिल गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है तो सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेज शुरू होता है। और फर्स्ट स्टेज क्या है कि इस बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो, और कॉन्स्टिट्यूएंट बिल, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल और फिनेंशियल बिल में भी ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अन्य बिल को लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी एक हाउस में, उसके बाद में बिल को पब्लिकेशन के लिए माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गजट हैं, पब्लिकेशन इन गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें प्रकाशित कराया जाता है। दूसरा जो स्टेज शुरू होता है या दूसरा जो रीडिंग है वो सेकेंड रीडिंग में बिल इज टेकन फॉर कंसिडरेशन। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो कंसिडरेशन शुरू हो जाएगा या उसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, प्रत्येक हाउस के पास में एक सेलेक्ट कमेटी होता है जहां पर कि कुछ सदस्य हो, इसके मेंबर होते हैं, और यहां पर गहन विचार विमर्श करने के बाद, या ये भी हो सकता है कि ज्वाइंट कमेटी का गठन हो। ज्वाइंट कमेटी, मान लिया अगर राज्यसभा में कोई बिल पेश हुआ है तो लोकसभा के स्पीकर से कंकरेंस लेकर के ज्वाइंट कमेटी का भी गठन किया जा सकता है और इस पर डेलिब्रेशन किया जाएगा। एंड देयर आफ्टर ज्वाइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी के द्वारा पुनः बिल को प्रस्तुत किया जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो राज्यसभा में लाया जाएगा। ये सेकंड रीडिंग होता है। और इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि न्यूज़पेपर में छपवाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बिल के बारे में जानकारी हो और पब्लिक ओपिनियन को प्राप्त करने की कोशिश की जाए। तो ये सेकंड रीडिंग का स्टेज है। इसके बाद में होता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में बिल पर डिस्कशन किया जाता है और अगर सेलेक्ट कमेटी ने कोई अमेंड किया है तो वो भी हाउस के सामने में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद ये विचार किया जाता है क्या ये अमेंडेड बिल को या कोई जो सुधार उसमें किए गए हैं या कोई सुझाव दिए गए हैं तो क्या उसको जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। अगर विचार विमर्श करने के बाद में ये निर्णय पर हाउस पहुंचती है कि नहीं इसमें अमेंड करने की जरूरत नहीं है तो फिर इसका सेकंड स्टेज शुरू होता है। और सेकंड स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। और यह भी देखा जाता है कि जो सेलेक्ट कमेटी ने या ज्वाइंट कमेटी ने जो प्रस्ताव दिए हैं वो प्रस्ताव में कितना दम है, कितना वजन है, उसका क्या औचित्य है, यह भी तय किया जाता है। और इसके बाद अगर किसी प्रकार का विरोध हाउस में होता है या अपोजिशन पार्टी के द्वारा किया जाता है तो हाउस को वोट के लिए मतलब डिवीजन ऑफ वोट के लिए तैयार किया जाता है। तो वहां पर डिवीजन ऑफ वोट के लिए 2-3 प्रकार के माध्यम है, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन,
ये दोनों हाउस में लगाए गए हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब हो गया है तो स्लिप्स बांट करके भी जो है डिवीजन ऑफ वोट्स कराया जा सकता है। या तीसरा, वॉइस वोट के द्वारा भी या हाथ उठा करके भी वॉइस वोट के द्वारा भी डिवीजन ऑफ वोट्स किया जाता है कि क्या इस बिल के पक्ष में मेजॉरिटी है या नहीं है। तो इस तरह से एक हाउस से बिल पास होने के बाद में यही प्रक्रिया दूसरे हाउस में अपनाई जाती है, और जब वहाँ से उस हाउस से भी जब वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद में फाइनली प्रेसिडेंट के पास में उनके एसेंट के लिए जाता है, फॉर द एसेंट ऑफ या स्वीकृति ऑफ द प्रेसिडेंट। जिस दिन प्रेसिडेंट ने उस बिल को स्वीकृति दे दिया, एसेंट कर दिया, उसी दिन से वो बिल इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। ये कानून का रूप ये शक्ल अख्तियार कर लेता है और ये लागू हो जाता है। तो ये प्रावधान है बिल को पास करने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसा मैंने कहा कि मनी बिल क्या है, तो मनी बिल के लिए हम चलते हैं। पहला, अगर कोई बिल जिसमें कि इम्पोजिशन या एबोलिशन माने इम्पोजिशन में लगाना, एबोलिशन माने समाप्त करना, या रिमिशन माने छूट प्रदान करना, या अल्टरेशन माने बदलना, या रेगुलेशन मतलब नियमित करना, किसी भी टैक्स को अगर आप लगाते हैं, जनता पर लगाते हैं, या उसको समाप्त करते हैं, या उसमें छूट प्रदान करते हैं, या उसको बदलते हैं, या उसको नियमित करने का प्रावधान करते हैं, तो यह मनी बिल की कोटि में आएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई मनी बोरो किया है किसी प्राइवेट व्यक्ति से भी, या प्राइवेट लोगों से, या किसी संस्था को या किसी उपक्रम को गारंटी प्रदान किया है, तो वो मनी बिल की कोटि में आएगा। तीसरा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दोस्तों जो भी रेवेन्यू और का रिसीट होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पेमेंट जाता है, जो राजस्व वृद्धि के कारण, या उससे जो पैसे निकाले जाते हैं, विड्रॉल किया जाता है, तो अगर ऐसा प्रावधान किसी बिल में है तो वो मनी बिल कहलाएगा। लेकिन वो मनी बिल तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि स्पीकर के द्वारा सर्टिफाई नहीं किया जाएगा। स्पीकर ही अंतिम अथॉरिटी है जो यह बता सके कि यह मनी बिल है और यह मनी बिल नहीं है। इसमें और फिनेंशियल बिल में अंतर क्या है कि एनी बिल डीलिंग विथ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बट नॉट सर्टिफाइड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड फिनेंशियल बिल। तो जो वित्तीय बिल है, जो विधेयक है, उसमें और मनी बिल में अंतर यह है कि मनी बिल को हमेशा स्पीकर द्वारा सर्टिफाई किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई टैक्स लगाया गया, मान लीजिए कोई स्कूल खोला गया और स्कूल खोलने में उसमें टैक्स का भी प्रावधान है जो कि उसका एक पार्ट है, तो वो फिनेंशियल बिल कहलाएगा। लेकिन क्योंकि वो जो टैक्स है वो एक पार्ट है, वो स्कूल के खोलने का पूरा पार्ट नहीं है, मेन मकसद है स्कूल खोलना। तो जो फिनेंशियल बिल में और मनी बिल में ये अंतर होता है, जो मनी बिल में विशुद्ध रूप से रेवेन्यू की रिसीट और एक्सपेंडिचर का उल्लेख होता है। फिनेंशियल बिल में बहुत सारे मामले के साथ साथ फिनांस के मामले भी जुड़े रहते हैं और वो छोटे भाग में होते हैं, तो उसको फिनेंशियल बिल कहते हैं। लेकिन अगर इसी फिनेंशियल बिल को स्पीकर द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाए तो वो मनी बिल में परिवर्तित हो जाएगा।
तो दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि फिनेंशियल बिल के मामले में भी राज्यसभा को उतना ही अधिकार है जितना कि लोकसभा को है, लेकिन मनी बिल के मामले में लोकसभा को पूरा अधिकार है और राज्यसभा को नगण्य अधिकार है। एक पॉइंट और, जो धारा 114 में भारतीय संविधान में बताया गया कि एप्रोप्रिएशन बिल, कोई भी पैसा, बजट का पैसा जो हाउस के द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसको बिना एप्रोप्रिएशन बिल के पास किए बिना पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है, बजट को पास कराती है, प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान होता है और एक बार बजट पास होने के बाद में फिर वित्त मंत्री के द्वारा एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है और इसे पास कराया जाता है। एक चीज देखने वाली बात है कि एप्रोप्रिएशन बिल को किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाता है। नो अमेंडमेंट कैन बी पॉसिबल इन एप्रोप्रिएशन बिल। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के बहुत विस्तृत अधिकार हैं और पार्लियामेंट के ही आधार पर, यानी लोकसभा और राज्यसभा के आधार पर ही देश का शासन प्रशासन चलता है। स्कूटी पर उसका पूर्णतः नियंत्रण होता है। उसके द्वारा स्वतः विभिन्न कमेटियों का निर्माण किया जाता है जिसके माध्यम से वो एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका के निरंकुशता पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है या पूर्णतः प्रभाव डालता है। और इस तरह से देश में प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सर्वोच्चता है उसका पूरा ख्याल रखता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट जो है वो हमारे हिंदुस्तान की धुरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें ताकि इससे बेहतर वीडियो बनाया जा सके। अगले वीडियो में मैं विभिन्न प्रकार के मोशन जो पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के क्या क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इस तरह से आगामी दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 5 वीडियो और बनाए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ में मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।